चलिए हम लोग आज जो है वेक्टर में टाइप्स ऑफ वेक्टर करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं तो उसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस हम लोग करेंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि ये दो वेक्टर है ए और बी। ये इक्वल वेक्टर कब होगा, जबकि सेम मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तभी ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर होगा। इक्वल वेक्टर तभी होगा जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दूसरा की डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी दो वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर होगा। अदरवाइज अगर सपोज कीजिए कि मैग्नीट्यूड सेम है, अगर कोई ऐसा वेक्टर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज करो यहाँ पर आई है प्लस 2j है प्लस 3j है, एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर। अब मान लीजिए कि बी एक वेक्टर है जिसमें कि 2i प्लस j प्लस 3k है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ए का मैग्नीट्यूड आप निकालते हो तो आपका क्या हो जाता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाता है आपका क्या, √14। इसमें भी अगर आप बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी आएगा 4 प्लस 1 प्लस √14। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड √14 है और बी, तो यहाँ पर आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, बट ये ए और बी इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 कॉमा, और यहाँ क्या है 2 1 3, ये 2 1 3 है, तो दोनों का जो पॉइंट्स जो है वो डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है, तो इट मींस कि ए और बी जो है वो इक्वल वेक्टर नहीं है। तो इक्वल वेक्टर कब होगा, जब सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम करना है, इट मींस कि आई ये जो है आपका जो यूनिट वेक्टर जो होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए, तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम नहीं है, तो ये कंडीशन आप देखोगे कि इक्वल वेक्टर तभी होगा जब सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका है निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर क्या होता है। सपोज करो कि ये एक वेक्टर है आपका ए, ठीक है। इसको अगर हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपोजिट करते हैं, ये एक वेक्टर है बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए के माइनस हो जाएगा। या इसी को अगर आप ये समझ लो कि इसको अगर इसका डायरेक्शन अगर आप पलट दिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। इसी को कहते हैं या तो इसको अपोजिट वेक्टर कर दो या इसको निगेटिव वेक्टर कर दो, दोनों ही जो है वो यहाँ पर सेम। तो किसी भी वेक्टर को अगर मान लीजिए कि अगर आपका ये सपोज कीजिए आपका ये वेक्टर आप लिखा, ठीक है। अब हमको अगर ये चाहिए कि इसका निगेटिव कर, तो निगेटिव हम कर सकते हैं। इसको मान लो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निगेटिव करके इस साइड कर, अब ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। सेम डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, अगर इसको आप कहीं भी सेम डायरेक्शन में आप मूव करा दिए कोई इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया। तो अपोजिट कर दिया, वेक्टर का डायरेक्शन इधर था बी वेक्टर का, उसको जस्ट अपोजिट कर दिया, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको निगेटिव वेक्टर कह सकते हैं, माइनस भी कर दिया, या इसको अपोजिट वेक्टर भी हम कह सकते हैं। अब आते हैं तीसरा है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि अगर ये एक वेक्टर है, अगर डायरेक्शन सेम हो, अगर डायरेक्शन सेम हो तो वैसे कंडीशन में वो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम होगा, मान लो कोई एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर वेक्टर है, तो सेम पैरेलल अगर है तो ये अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ए और बी का डायरेक्शन सेम है, तो इट मींस कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। और इसीलिए कहा गया है आपको कि कोई भी वेक्टर जो है
वो पैरेलली शिफ्ट हो सकता है, यहाँ इसको ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कहीं भी आप इसको अगर शिफ्ट कराना चाहते हो आप करा सकते हो। इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका है ऑर्थोगोनल वेक्टर, या इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, ये वेक्टर भी है, और ए और बी एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। आगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में इसके जो है वैल्यू भी होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को सिंपली जानना है कि अगर कोई दो वेक्टर हो और आपस में एक दूसरे का क्या हो, परपेंडिकुलर हो, आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल अगर लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आइए नेक्स्ट, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब होता है कि दोनों का जो है एक ही जगह से हो, ये मान लो कोइनिशियल है, दोनों का जो है टेल पार्ट है वो एक ही पॉइंट पर है, इसी पॉइंट से वो इस डायरेक्शन में भी गया है, इसी पॉइंट से ये इस डायरेक्शन में भी गया है, इसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में भी गया है। तो ये जो होता है वेक्टर, ये जो तीनों वेक्टर है वो क्या है, कोइनिशियल वेक्टर इसको कहेंगे। ठीक है, छोटा छोटा इसमें कोई खास इसमें नहीं है कि उसका प्रॉपर डेफिनेशन देगा जाए, आपको सिंपली जानना है। अब जैसे टर्म से ही आपको क्लियर हो रहा है, कोइनिशियल, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है क्या, सेम डायरेक्शन। अब जैसे कि ये है और एक ये वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर दें, ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो आप समझ लो कि वो भी क्या हो जाएगा, कोलिनियर भी हो जाएगा, पैरेलल भी उसको कर सकते हैं। चलिए तीसरा है कंकरेंट। अब ये आपको मैथमेटिक्स में पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कंकरेंट पॉइंट्स। कंकरेंट पॉइंट का मतलब किसी एक ही पॉइंट पर वो मिल रहा हो, सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंकरेंट वेक्टर कहलाएगा। उसके बाद है जीरो वेक्टर। उसके बाद क्या है आपको कि इसमें क्या है कि जीरो वेक्टर में क्या होगा, कि जीरो वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो वो जीरो वेक्टर है। अगर मान लीजिए ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। और डायरेक्शन एनी डायरेक्शन, कोई भी हो सकता है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, बट इसका डायरेक्शन होगा और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसको आप क्या कहोगे, जीरो वेक्टर। अब आइए नेक्स्ट नाइन्थ में है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि अगर ये एक वेक्टर है तो वेक्टर के साथ हम लोग क्या लेते थे, उसका पहले मैग्नीट्यूड लिखते थे, है ना, और उसके बाद उसका डायरेक्शन लिखते थे। ये जो लिखते हैं, मान लीजिए एक फोर्स है और कुछ भी आप ले लो, जैसे कि मान लो कि वेलोसिटी का है, वेलोसिटी में क्या लिखते हो, 5 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्थ में ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये इसका ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम लोग जो है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में शो करते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या शो करता है, उसके डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, कि v वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, v वेक्टर अपॉन v का मैग्नीट्यूड। ये तो है ना, इस पर क्वेश्चंस भी हम लोग किए हुए हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है, डायरेक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पोजीशन वेक्टर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है बेसिकली, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि जो ओरिजिन से स्टार्ट, और ये ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3, तो इसका मतलब है कि ए जो है वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में 1 है, मतलब 1i प्लस
y में क्या है 2z और z में है, ये इससे आपको पता चल जाता है। तब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड आप बहुत आराम से निकाल सकते हो वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है जो ओरिजिन से क्या हो स्टार्ट हो, उसका टेल पार्ट जो ओरिजिन में हो और उसके बाद डायरेक्शन जो है किसी भी डायरेक्शन हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं पोजीशन। ओरिजिन से जब स्टार्ट होगा तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे पोजीशन। अब आइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि मान लीजिए कि यहां से एक पोजीशन वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है। मान लीजिए कि आपको ये ए है और ये पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है इनिशियल टू फाइनल। तो मान लो ये जो होगा वेक्टर ये आपका होगा बी माइनस ए जो होगा ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कि इस पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ, इसको हम लोग क्या कहें। तो ये हमारा जो है बी और ये ए है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस ए आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अभी इस पर और भी हम लोग डिटेल में जाएंगे। अब लास्ट है आपका मॉडुलस वेक्टर। तो मॉडुलस वेक्टर बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकाल दो तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। किसी भी वेक्टर का अगर मॉडुलस निकाल दो तो वो उसका क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाता है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स थे वेक्टर के, और इनमें से सब वेक्टर को आपको सिर्फ इसका आपको नॉलेज होना चाहिए और कहीं पर भी किसी का जो है यूज हो सकता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो या तो दो वेक्टर हो या मोर देन टू वेक्टर्स हो तो उसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, तो उसको ऐड करने के लिए कुछ लॉ है। सबसे पहले है ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, मान लो सपोज करो कि एक वेक्टर ये है ए है और दूसरा वेक्टर मान लो ये, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालो, दोनों को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड करने का अगर है तो आप मान लो सपोज करो कि इसके हेड को, इसका जो हेड है और इसके टेल को ज्वाइन कर दो। इसको मूव तो हम करा सकते हैं, पैरेलली ये मूव कर सकता है तो हमने इसको मूव करा दिया। फर्क है कि इसमें आपको ये देखना है जब ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो जो इसका हेड होगा वो दूसरे के टेल से ज्वाइन करोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। और आर वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी वेक्टर। सिंपली हम लोग यही करेंगे। अगर कोई और दूसरा ले लेते हैं, सपोज करो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है आपका, ये ए वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर, दोनों का अब रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से इसमें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, अब दोनों को हम लोग एक साथ लेने का कोशिश करेंगे। सपोज करो ये बी वेक्टर और दूसरा क्या होगा ए वेक्टर को हम लोग इसको इस पॉइंट पर लाने का कोशिश करेंगे। तो ले आए ए वेक्टर, फिर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा बी प्लस ए, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो किसी दो वेक्टर को हम जो है ट्रायंगल लॉ में जो है उससे आपको क्या कर सकते हैं, उसका एडिशन कर सकते हैं या उसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज और इसमें देखिए कि ये जो एडिशन होता है उसमें कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। ये अभी आप देखिएगा कैसे कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, अभी हम दिखाते हैं आपको इसको करके कि जो एडिशन है ट्रायंगल्स तो उसमें कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई करेगा। इट मींस कम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी करता है। कम्यूटेटिव कोई मतलब ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा बी प्लस ए के इक्वल होगा, ये सेटिस्फाई करता है। कैसे करेगा, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर यहाँ बी है, ठीक है। तो आप इसका रिजल्टेंट यहाँ पर दिखा रहे हो आर इक्वल टू ए प्लस, अब बी को तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, बी को हम यहां भी ला सकते हैं, बी यहां आ गया, ठीक है, बी वेक्टर यहां आ गया। इस ए वेक्टर को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ, ए वेक्टर यहां आ गया। तो रिजल्टेंट इस बार क्या होगा, बी, इसको ज्वाइन कर देंगे, इस बार रिजल्टेंट आपका कैसा हो रहा है बी प्लस ए, समझ रहे हैं। इधर से हमने लिया ए प्लस बी
और इधर से लिया b प्लस a, दोनों का रिजल्टेंट तो इसी पॉइंट पर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फर्स्ट का जो ये वेक्टर है इसका जो टेल हो वो दोनों एक साथ ज्वाइन नहीं करेगा और ना ही हेड दोनों एक साथ ज्वाइन करेगा। एक का हेड दूसरे के टेल से अगर ज्वाइन करेगा तो ये रिजल्टेंट होगा, तो ये ट्रायंगल लॉ है। अब जो है अगर आपको ये फर्स्ट हो गया, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ के। अभी इस पर जो है पूरा एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसको भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग सिंपली देख रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा, एनालिटिकल फॉर्म में देखेंगे उसको कि ये एक वेक्टर है और यहां पर इनिशियल ये एक वेक्टर है। अब इसमें आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आप जान लीजिए कि जब कोई दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो तो वैसे कंडीशन में अगर रिजल्टेंट जो होगा इस दोनों का वो हमेशा रिजल्टेंट इसके बीच में ही इसका रिजल्टेंट होगा। ये 100% फिक्स है, तो उसका रिजल्टेंट जो है ये बीच में, कभी इस दोनों के बाहर नहीं हो सकता। अब ये क्या करेंगे, बी को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो बी को हम शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट कर दिया बी, और फिर ये इसको ज्वाइन कर दिया तो वही आ गया, ये बी हो गया यहाँ, तो ए प्लस बी हो गया। तो पैरेललोग्राम में भी जो रिजल्ट निकाला जाता है वो भी एक ट्रायंगल लॉ के निकाला जाता है, वहां पर भी एक ट्रायंगल लॉ ही हम तो पैरेललोग्राम से कहने का है वो एक्चुअली जो है वो उसको कन्वर्ट किसमें हम कर देते हैं, ट्रायंगल लॉ में कर देते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए पॉलीगन। पॉलीगन लॉ क्या होता है, पॉलीगन लॉ जो है इसमें जो है मोर देन टू होगा, मोर देन टू ले लीजिए। मान लीजिए कि वेक्टर ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, मान लो ये ले लिया सी, मान लो एक वेक्टर और ले लिया डी, ये मान लीजिए चार वेक्टर, ये चार वेक्टर लीजिए। अब इसका आपको रिजल्टेंट पूछ रहा है कि कैसे आप निकालोगे, हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सबको एक साथ सबके हेड टेल्स को ज्वाइन कर, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर हमने लिया, शिफ्ट कर लिया यहाँ, फिर बी को इधर शिफ्ट कर लो, बी को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, सेम डायरेक्शन में तो वो मूव कर ही सकता है ना पैरेलली। उसके बाद सी को ले लो, ये सी हो जाएगा आपका सी वेक्टर, डी ले लो, ये डी वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये आप उसी डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर दिए, इनिशियल और फाइनल को फिर ज्वाइन कर दो, है ना। इसको आप रिजल्टेंट बस सबको सम कर दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले ये निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, फिर इसके साथ इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी, डी को भी स्मॉल में, ये डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई हमारा पॉलीगन फॉर्म में हो, मोर देन 2 3 4 हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है इसको पॉलीगन लॉ के थ्रू एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल। चलिए अब ट्रायंगल लॉ को हम लोग जो है एनालिटिकल फॉर्म में देखते हैं क्या होगा, कैसे डेरिवेशन प्रॉपर होता है, जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो मान लो कि एक वेक्टर ये है आपका, ये है आपका एक वेक्टर, क्या है ये, ठीक है। अगर कोई दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर है, ये वेक्टर है, ठीक। अब एक्चुअल में इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो बीच का एंगल जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये एंगल होगा, और वही एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है, वही एंगल जो है वो यहाँ दिख रहा है। तो एक्चुअल इस दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बेसिकली ये होगा, और ये रिजल्टेंट हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब ये रिजल्टेंट हम निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट, और जनरल हम लोग फॉर्म में कर देंगे क्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
यहाँ पर से इसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो अब आप देखिए कि आपको ये वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, अब ये एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा का एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के साथ और दूसरा एक वाई के साथ, है ना। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसको ट्रिगो से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रिजोल्यूशन आप कर चुके हो तो इसलिए ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एंगल के साथ जो वेक्टर होगा उसको हम लोग कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में रिजोल्यूशन करेंगे, और जो एंगल के साथ नहीं होगा उसको साइन के रिस्पेक्ट में, बी साइन थीटा, इस फॉर्म में हम लोग उसको करते हैं, ठीक है ना, कि एंगल के साथ जो होगा वो कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, जो एंगल के साथ नहीं होगा उसको साइन के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर देखिए इस पी का आप रिजोल्यूशन एक एक्स के साथ कर रहे हो, एक वाई के साथ, यही चीज तो यहाँ पर है, परपेंडिकुलर, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली वो यहाँ पर रिजोल्यूशन है, ये वेक्टर को अगर यहाँ ले लें तो एक रिजोल्यूशन इसका एक्स एक्सिस इधर है और एक एक्सिस जो है वाई पर हो जाएगा, तो वाई पर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, यही तो है बी साइन थीटा। अब इसको आप शिफ्ट करके इधर भी तो ला सकते हैं, ये बी साइन थीटा को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये कॉस को इस डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर किया है, वेक्टर बी को, वेक्टर बी जो है हमारा, उसका एक्स एक्सिस में बी कॉस थीटा ले लिया है और वाई एक्सिस में हमने बी साइन थीटा ले लिया है, और यहाँ पर आपको हम साइड में दिखा भी दिए कि कैसे दिया गया है। और नहीं तो हम लोग ट्रिगो से भी ये काम कर सकते थे, ट्रिगो से पीवीएच से भी निकाल सकते थे। अब देखिए क्या है कि अगर हम लोग सपोज करो कि इसको एक ट्रायंगल ले लो, ओ ए, ये ट्रायंगल लो, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पर आप डालने का कोशिश, एच आपका क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस पता है, और ये डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, अब आपका पी क्या है, अब पी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पी, अब यहाँ पर 90 एंगल है, तो पी के सामने पी क्या होगा, ये हो जाएगा एंगल के सामने, और ये हो जाएगा आपका पी साइन थीटा का प्लस ये पूरा हो जाएगा बेस, ये पूरा बेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर देंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लोग इधर तो ये क्लीन हो जाएगा, एक स्टेप नहीं तो यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको नॉर्मल हम लोग लिखते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इस दोनों का एक साथ कर लीजिए, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ये आपका रिजल्ट है। एक्चुअल जो है ये है एनालिटिकल फॉर्म में, ये मेरा मेन रिजल्ट है। अब इसके बाद जो है अगर आपसे पूछे, एक तो ये हो कि अब इस पर केसेस देखेंगे, अब इस पर ये पूछे कि अगर ये रिजल्टेंट के साथ अगर ए के साथ वो एंगल अगर बनाता है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, तो वैसे कंडीशन में टेन अल्फा क्या होगा, तब यहाँ पर हम लोग टेन अल्फा निकालेंगे, टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा, पी बाय बी, एक बार पी बाय बी लिखिए, कितना हो जाएगा,
पी क्या होगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा लिख दीजिए। और बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका एंगल अगर निकलता हो। अगर एंगल हम लोग दूसरा भी निकालना चाहें कि इसके रिस्पेक्ट में बी साइन थीटा अगर यहाँ लिख लें तो ये भी एंगल हम लोग इसी फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका रिजल्टेंट हो गया और उसके साथ रिजल्टेंट के साथ जो है ये एंगल निकल गया। अब इसमें केसेस है। अब केसेस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि 3 केसेस हम लोग लेके चलते हैं। पहला है केस फर्स्ट कि थीटा अगर मान लो 0 डिग्री, थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, r हो जाएगा आपका a। यही तो था कि अगर मान लीजिए कि 2 वेक्टर है a और एक वेक्टर है b और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर शिफ्ट कर लेते थे, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाता था, a प्लस। तो ये जो फॉर्मूला है वो जनरल है, किसी केस के लिए भी इफेक्ट करेगा। अब आइए इसी में अगर दूसरा केस हम ले लें, थीटा इस बार 90 डिग्री लेते हैं, कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री, तो थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 90 अगर हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 वाला यहाँ ले लेते हैं, ये 90 वाला यहाँ ले लेते हैं। अगर थीटा आपका 90 हो तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाता है। एक केस और ले लेते हैं, केस 3। केस 3 जो है आपका क्या हो जाएगा, थीटा 180 तो 180 अगर ले लेते हैं तो cos 180 क्या हो जाएगा, cos 180 हो जाएगा -1, cos 180 जो है वो -1 हो जाएगा और बेसिकली आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 और तब ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस r जो है यहाँ पर cos 180 के केस में a माइनस बी होता है। तो ये तीनों फॉर्म जो है आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि अगर सेम होगा तो नॉर्मल ऐड कर दीजिएगा दोनों वेक्टर, अगर आपको अपोजिट हो तो आपको ये कर लिए, कट रहा है क्या, देखें नहीं, ठीक है। तो अगर अपोजिट होगा तो वैसे कंडीशन में ये हो जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी। और अगर परपेंडिकुलर हो, अगर ये परपेंडिकुलर हो ए और बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये तो एक पार्ट आपका जो है ये क्लियर हो गया। अब इसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो इसके बाद हम आप लोगों को कराते हैं, वो सिर्फ और वो उससे आपको मतलब वो समझिए कि आपके लिए मतलब वो कोई भी क्वेश्चंस को बड़ा फास्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसमें ये आपको कंडीशन होना चाहिए कि दोनों वेक्टर क्या हो, इक्वल हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। ये तो नॉर्मल अगर ए और बी हो, अगर थीटा दिया हुआ है तब तो आप निकालोगे, लेकिन जो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर आपका रिजल्टेंट है, अभी रिजल्टेंट हम लोगों ने क्या निकाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम लोगों ने निकाला। अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर ए और बी दोनों सेम, अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही क्या हो, एक्स, तो वैसे कंडीशन में क्या हो, दोनों वेक्टर अगर सेम हो तो वैसे कंडीशन में जो है आप आपका देखिए क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ab की जगह तो आप एक्स स्क्वायर लिखिएगा, एक्स स्क्वायर और cos थीटा, ये आ जाएगा।
ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा। अब r इक्वल टू, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आपको डायरेक्ट आया हुआ है, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन से एक दो करेंगे अभी। अब इसमें 2x² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x², और इसका 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो उसी से हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, √4x² कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली क्या हो गया, r इक्वल टू 2x कॉस थीटा। ये आपका 2x कॉस थीटा। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या। अब मान लीजिए कि कोई दो वेक्टर आपको दिया है, दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर इधर है और मान लीजिए कि दूसरा वेक्टर यहाँ पर है। अब आपसे कह रहा है कि रिजल्टेंट बताइए, ये भी जो है ए वेक्टर, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आप आपसे कह रहा है कि रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट बनाएंगे हम लोग क्या, बस कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, r इक्वल टू 2a और cos 90 बाई 2 cos 45, तो ये क्या हो जाएगा 2a और 1/√2, तो ये ठीक है। तो चूंकि ये 90 का था तो आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी डाल करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई 60 डिग्री ये 60 डिग्री पर है, तो फिर आपको जो है वैसे कंडीशन में अगर ये ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करते हुए निकालेंगे 2a cos 60 का हाफ cos 30 √3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर हमको थीटा पता हो और दोनों वेक्टर अगर इक्वल है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछे, इसका ये क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है कि या तो आपको एंगल पूछ लेगा या आपको इसका मतलब रिजल्टेंट पूछ लेगा कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये ए है, दोनों वेक्टर सेम है और इसके बीच का एंगल जो है कितना है 120। ये याद भी रखना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एमसीक्यू में। और आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला तो हमको पता है कि 2a cos θ/2, तो 2a cos 120 क्या होता है cos 60 हो जाएगा, cos 60 डिग्री, तो 2a cos 60 हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। अगर दो वेक्टर सेम हो और उसके बीच का एंगल अगर 120 हो, तो उसका रिजल्टेंट जो है वो भी ए। और इसको अगर इस फॉर्म में आपसे पूछ ले कि दो वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट तीनों ही इक्वल हो, तो उस दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें फ्रेम होंगे और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग इस पर लेकर के आएंगे। क्योंकि अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कराएंगे तो थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम को हम आगे करेंगे और इस पर बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, ठीक है। और कोई भी अगर